बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं आज आपके साथ एक जर्नल शेयर करूंगा। एक जर्नल जो ख़ास इस मकसद के लिए बनाया मैंने। इसमें कुछ सवालात होंगे जो आप जिनका आप अपने जहन में एटलीस्ट इसमें तीन हिस्से हैं। इसका एक डेली पोर्शन है, एक इसका वीकली पोर्शन है और एक इसका मंथली पोर्शन है। And what you will do is that you just take a look at it, try to answer it in your notebook. ये मैंने बिल्कुल इस तरह बना दी है कि अगर आप इसके प्रिंट निकाल लें तो इस पे भी जवाब दे सकते हैं वैसे आप। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये मुश्किल है तो अपनी किसी नोटबुक को इसके लिए मुख्तस कर लें और ये बनाना शुरू कर दें। मैं इसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। I'll just show it to you and then I'll try to put it in the इंशाल्लाह इन द व्हाट्सएप ग्रुप उसमें डाल दूंगा जी। खानका का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप फॉर यू। ये हमारा जर्नल है, जर्नलिंग फॉर फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज। मैंने इसका नाम दिया है, अपने हिसाब से दिया। ज़ाहिर है कि ये आप इसके ऊपर जो भी पर्पस बेस्ड कर लें, फेथ बेस्ड कर लें, मीनिंग बेस्ड कर लें। इसमें इट्स अ डेली प्रैक्टिस ऑफ मीनिंग, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रोडक्शन ये है कि ये कैसे यूज़ करना है। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज अ सेक्रेड स्पेस, a space in which a human being can choose who they want to be, what meaning they assign, and how they rise. This journal is designed to help you live inside that space, to slow it down, illuminate it, and fill it with awareness, intention, and faith. Every daily entry has 6 sections: the moment, the pause, the awareness, alignment, action, meaning, and growth. Uh, you can fill it in the moment or at the end of the day. इसमें जो डेली एंट्री टेम्पलेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। इसमें सबसे पहली चीज़ है द मोमेंट। स्टिमुलस क्या है? आपने डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट चैलेंज्ड यू टुडे। व्हाट हैपेंड, हु वाज इन्वॉल्व्ड, व्हाट ट्रिगर्ड योर इमोशनल रिएक्शन। राइट ब्रीफली बट ऑनेस्टली। इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि द वर्ल्ड प्रेजेंट्स अस विद क्वेश्चंस, आवर लाइफ बिकम्स आवर आंसर। द पॉज। डिड यू पॉज even for a breath? Yes, no, partially. If not, why? What prevented the pause? और इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि even noticing that you didn't pause is already a pause. Step 3 है awareness का, seeing clearly. Awareness of the situation में ये है कि what are the facts of the moment, what part of your reaction was interpretation or assumption. Do you need any clarification about the situation? Awareness of the self में आ जाएं तो what emotions did you feel? Anger, hurt, shame, fear, irritation, anxiety, any other? What thought fueled that emotion? जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि एक है आपकी आपका मेंटल पैटर्न और एक है आपकी थॉट्स जो हैं। तो की क्वेश्चंस इसमें क्या हैं कि व्हाट वुड आई रिएक्ट द सेम वे इफ समवन एल्स वर इन्वॉल्व्ड? इफ नॉट, योर रिएक्शन वाज शेप्ड बाय इमोशंस नॉट प्रिंसिपल। और याद रखने की चीज़ इसमें यह है कि मीनिंग बिगिन्स व्हेन वी फेस आवरसेल्व्स ट्रूथफुली। स्टेप 2 है अलाइनमेंट का। व्हाट इज़ माय पर्पस इन दिस मोमेंट? मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ या जो रिस्पॉन्ड करने लगा हूँ, मेरा मकसद क्या है? मैं इसमें क्या वजह है कि मैं ये रिस्पॉन्ड कर? रिपेयरिंग है, प्रोटेक्टिंग डिग्निटी है, टीचिंग है, प्रिजर्विंग हार्मनी है, स्टेइंग ट्रूथफुल है। व्हाट डू माय प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ आस्क ऑफ मी हियर? लिस्ट देम। ऑनेस्टी है, मर्सी है, पेशेंस है, डिग्निटी है, जस्टिस है, ह्यूमिलिटी है। एम आई फोकस ऑन द राइट थिंग टू डू और द आउटकम आई डिज़ायर? वॉट फियर इज पुलिंग मी अवे फ्रॉम माई वैल्यूज़? फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ लुकिंग वीक है, फियर ऑफ लूजिंग अप्रूवल है, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट है। अलाइनमेंट और भी हो सकता है, इसमें अदर भी ऐड कर लें आप बेशक। अलाइनमेंट क्वेश्चन है, इफ गॉड रोट दिस रिस्पॉन्स इन माई रिकॉर्ड वुड आई बी प्राउड?
इसमें जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि मीनिंग इज़ ऑलवेज टाइड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू गॉड, टू वैल्यूज़, टू कॉन्शियंस। स्टेप 5 है एक्शन का, स्टेप 3 है एक्शन का, वॉकिंग व्हाट आई चूज। व्हाट इज द प्रिंसिपल कंसिस्टेंट एक्शन हियर? प्रिंसिपल के साथ कंसिस्टेंट एक्शन क्या होगा? द एक्शन दैट मैचेस अवेयरनेस प्लस प्रिंसिपल्स। व्हाट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट फुली? इसमें चॉइसेस हैं आपके पास। व्हाट स्मॉल करेजेस स्टेप कैन आई टेक नेक्स्ट टाइम? इफ आई एक्टेड वेल, व्हाट enabled मी टू एक्ट विद इंटेग्रिटी टुडे? और याद यहाँ पे ये रखना है कि बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट कुड बी स्टैंड्स द करेज टू एक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है मीनिंग एंड ग्रोथ। आंसर वन और मोर क्वेश्चंस। व्हाट मीनिंग डिड आई चूज इन दिस मोमेंट? डिड आई चूज पेशेंस, डिग्निटी, ट्रूथ, कंपैशन, रिस्ट्रेंट? हाउ डिड दिस मोमेंट शेप द पर्सन आई एम बिकमिंग? What irrational belief or fear did I confront today? What did this moment teach me about myself? Given the same situation tomorrow, how would the better me respond? Remember, meaning is not found, it is made through choice. ये हमारा डेली जर्नल है। वीकली जर्नल जो है हमारा, उसमें आपने ये एक हफ्ते में एक दफ़ा कोई दिन फिक्स कर लें, उसमें ये कोशिश करें कि इसको रिस्पॉन्ड करें। इसमें आपने रिफ्लेक्ट करना है कि व्हाट पैटर्न्स एम आई नोटिसिंग इन माई सेल्फ? एंगर, अवॉइडेंस, ओवर अकोमोडेशन, हार्शनेस? वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई ग्रोइंग? मोर पॉजेज, क्लियरर अवेयरनेस, लेस fear driven reaction? Where am I resisting growth? Places where ego still wins. What value did I honor most this week? Or number 5 है, what is the meaning of everything I went through this week? How is God training me? What trait is He cultivating? और फिर एक मंथली क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको 2 महीने करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वाकई फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको 2 महीने रेगुलरली करें। दिस इज़ द वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर every month. What is life asking of me right now? Not what I am asking of life. Right? Whatever comes, this question alone can change your inner world. ये है जी हमारा एक जिसको आप कहें जर्नल है, for the purpose of developing the habit of living a faith-based, of giving faith-based responses. अच्छा जी, आपने अभी तो ऐसा लग, अगर किसी ने शेयर करने के लिए आप तैयार हैं जी तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप ये ज़रूर करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ट्राई इट आउट, टेक माई वर्ड फॉर इट। अभी आप सिर्फ मेरे ऊपर इत्माद कर लें और फिर उसके बाद हम इस पे गौर करेंगे। अब आपके पास ये जर्नल भी आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वीक अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट वीक हम आगे चल पड़ेंगे। वो तो चलेंगे ही, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे अफसोस होगा कि आप कोई इसमें से इसको इसको अपने ऊपर अप्लाई ना करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सर आपने एक पॉइंट लिखा हुआ है ओवर अकोमोडेटिंग। जी, सर उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। हम कई दफ़ा यानी अपनी अपनी वसत से ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, कि चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं। कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि जिसको हमें देना चाहिए। किसी ने कोई हेल्प मांगी, इट इज़ वेरी, ये वो चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू से नो। जी ठीक है, समझ आ गई सर, थैंक यू। जी अदनान साहब आप अनम्यूट कर लीजिए ना। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे अच्छा सर, दो चीज़ें हैं शेयर करना चाह रहा था मैं। एक में तो मतलब टाइमली मैं रिस्पांस जो कि देना हो सकता है वो दे पाए, और एक में नहीं। तो मैं फर्स्ट आई गो विद द पॉजिटिव वन। मुझे उसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा ताकि लोग समझ सकें उस चीज़ को। तो मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो इस ट्यूसडे को उसकी बेसिकली एक ब्लड
टेस्ट था, तो उसके लिए ये होता है कि वो नॉर्मल ब्लड टेस्ट हम नहीं उसका करवा सकते, उसको बाकायदा पहले सेडेटिव मेडिसिन देनी पड़ती हैं और फिर उसका ब्लड सैंपल टेस्ट होता है। तो ये हमारी, अब जाहिर है इसकी अपॉइंटमेंट हमें वही 1 महीना पहले, 2 हफ्ते पहले आ जाती हैं। तो मुझे जो क्वेश्चंस होते हैं, मुझे क्वेश्चंस थे खासतौर पर, कई दफ़ा वो फास्टिंग में होता है, तो मैंने खुद से डॉक्टर से पूछ लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और ख़ास तौर पर फास्टिंग का, तो उन्होंने मुझे बता दिया। अब जब हम गए, ये काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि अपने वो तो सेडेट कर रहे होते हैं, तो उसका बिहेवियर को उस तरह फॉलो करना ज़रा चैलेंजिंग होता है। बहरहाल वो जो भी प्रोसीजर था वो हुआ। जब उसमें उसकी डिफरेंट और टेस्ट भी हुए, जिससे वो ब्लड का टेस्ट लेने आई जो नर्स थी, तो उन्होंने कहा कि आपने इसकी उसकी कुछ रेगुलर मेडिसिन भी हैं, तो आपने सुबह में दी थी। मैंने कहा जी ये मैंने मेडिसिन दी, मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन नहीं देनी थी। मैंने कहा मगर वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, तो ये तो आपको हमें बताना चाहिए था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फिर आपको कल दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ना फिंगर से ले लेंगे, तो उसके लिए इसको सेडेट नहीं करना पड़ेगा। मैं कहा चलें ठीक है, दैट्स फाइन। बहरहाल उन्होंने कुछ सैंपल्स ले लिए और अगले दिन का मुझे कहा कि आप इस एक्स प्लेस पर जाकर इसका कर लीजिएगा। अब उसको भी पूरा मैनेज करना होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को किसी को पता है ऑटिस्टिक बच्चे की, कि आप उसकी रूटीन नहीं ब्रेक कर सकते। एक स्लाइट चेंज भी होता है ना, कि अगर आपने उसको कार में बिठाने की बजाय वॉक पे लेके जा रहे हैं, सो वो उसके अंदर एग्जाइटी क्रिएट कर देता है। इतना ज्यादा सेंसिटिविटी होती है बच्चे की। तो बहरहाल हम, अगर वो नेक्स्ट डे दोबारा मैनेज करना था, तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती है, इन अ नटशेल सिंपल नहीं होता। वो सब कुछ मैनेज करके मैं जिस सेंटर में पहुंचा नेक्स्ट डे, तो वहां पर सेंटर वालों ने जब सब कुछ कर लिया, मैं उस रूम तक तो पहुंच पहुंचा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास तो ये फिंगर की टेस्ट की फैसिलिटी ही नहीं है, आपको मेन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब एट दैट मोमेंट आई, मतलब मेरा मेंटल ब्रेकेज आ गया वहां पर कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन। और फिर वो हम्म। सारी नेगेटिव थॉट स्टार्ट हुई, फिर जाहिर है वहां से फिर हॉस्पिटल जाना और सारा कुछ। और जाहिर है एंगर आ रहा था कि ये इन लोगों से इतने क्वेश्चंस किए हैं और दे डोंट नो, इनको पता भी है कि ये बच्चे, सबको पता है ये हमारे, मतलब मेरे साथ मैं सिर्फ ये सोच ही जा रहा था। द मोमेंट आई रीच हॉस्पिटल, और जब मैं अभी वो पर्ची लेकर बैठा, तो मुझे आपका एक सेंटेंस याद आया। पता नहीं कौन से प्रोग्राम में सुना हुआ था, बट वो ये था कि मेरा मामला जब इंसानों के साथ है, तो वो मेरा मामला इंसान के साथ नहीं है, उस इंसान का या उस निज़ाम का मामला अल्लाह के साथ है, और मेरा मामला भी अल्लाह के साथ है। और बिलीव मी कि जिस वक्त वो सेंटेंस मुझे याद आया, तो एटलीस्ट वो चीज़ें तो वैसे ही गुजरी, मतलब उसको तो नहीं मैं तब्दील कर सकता था, मगर मैं काम हो गया एग्जैक्ट उस पॉइंट से ऑनवर्ड। तो ये एक था, ये इस वेडनेसडे को मेरे साथ रिलेटेड वाकया था। आई होप, आई डोंट नो कि ये कितना रिलेटेड है। इट इज़ वेरी रिलेटेड जी, इट इज़ वेरी रिलेटेड। और ये देखिए, ये चीज़ जब 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 याद आ जाएगी, बेसिकली तो ये याद आना ही है। यानी हम भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, इतने एंगेज हो जाते हैं, इतने मोमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं। इसको याद करना ही सबसे बड़ी बड़ी कामयाबी है कि ये मेरा मामला असल में अल्लाह के साथ हो रहा है। ये आप ये देखिए, एक तो ये बात है ना कि ये मैंने कहा आपको अच्छी लगी बात, लेकिन इसके इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से गौर करना है कि क्या ये वाकया नहीं है। मैंने तो अपना रिकॉर्ड लेके हाजिर हो जाना है। मैं उस वक्त मेरे पास और कुछ नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला के सामने हर आदमी ने अपना अपना रिकॉर्ड लेके आ जाना है। तो इज़ दैट नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं इस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद रहूं कि जिस तरह से ज़ाहिर है अभी आप एक प्रोसेस से गुजर रही हैं which does not relate to the past or the present, it relates to the child's future। उससे एक पेन से गुजर रहे हैं आप भी, आपकी अहलिया भी, आपका बच्चा भी। और वो जो फ्यूचर है हम उसको बेहतर करना चाहते हैं अल्लाह ताला के फजल से। और वो फ्यूचर अनसर्टन है, हमेशा अनसर्टन ही रहना है। एक ही सर्टनटी है ज़िंदगी में, और वो ये है कि मैंने यहाँ से चले जाना है और फिर अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाना है। यानी ये मेरे लिए ऑनेस्टली, जितना मैं इस पे गौर करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने आप को याद कराने की, तो ये बस ऐसे ही है जैसे इधर गए और उधर उठ गए। यानी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर मैं उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हूँ, या उसके लिए क्यों इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ये एक सवाल पैदा हो जाता है।
दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिमाइंडर जी। आप दूसरे पॉइंट भी अगर आप बताइएगा। अब मैं भी बता दूं या अब कुछ लोगों के रेज नहीं नहीं, हैं, पहले आप वो बता शेयर दें, कर ले, मैं बाद में आ जाता हूँ, आई थिंक। आप बता दें, अच्छा, ओके। कोई अच्छा, कोई एक काफी कंसिस्टेंट चैलेंज है मेरे साथ, थोड़ा सा, जिसको मैं हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ सिचुएशन में, मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन, मगर मैं उसको अपनी उस दौरान एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये अभी रिसेंट में मेरी जॉब पर एक सीनियर है मेरे साथ, खातून है। तो उनका काफ़ी मेरे से ड्यू टू प्रोजेक्ट इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। तो अब उनका जो बिहेवियर है वो एज पर माय, ये कह लें कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता मुख्तलिफ जगहों पर। थोड़ा सा वो ज़रा एज की भी ज़्यादा है, मतलब 20 ईयर्स मेरे से एल्डर होंगी। तो आई डोंट नो उनका एज का फैक्टर है, मगर वो थोड़ा सा हार्श आप कह लें कई जगहों पर वो। हालांकि जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर बड़ा ख्याल रखा जाता है लोगों का, मगर वो दैट पर्टिकुलर पर्सन वो नहीं रखती हैं। तो मतलब मैं एक वाक्य भी खास तौर पर, तो मैं अभी कुछ ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व था, मैं कुछ सेफ्टी की ट्रेनिंग्स डिलीवर कर रहा था। तो वो पहले भी मेरे एक ट्रेनिंग सेशन में ही, मैं वैसे भी उनको जानता हूँ, हालांकि एक अच्छी मतलब सलाम दो अच्छी है, मगर उनके रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं कि वो एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं मेरे लिए। मतलब मिसाल के तौर पर, जस्ट टू एक्सप्लेन, कि अब वो ट्रेनिंग में स्टार्ट में हम ये बताते हैं कि ये प्रेफर है कि प्लीज़ आप अपने मोबाइल और लैपटॉप ना यूज़ करें। अब एक तो वो लैपटॉप खोलकर बैठ गई पीछे वहां पर, और दूसरा ये कि वो क्वेश्चंस भी ऐसे करें कि उनको जबरदस्त, क्योंकि वो कंपलसरी ट्रेनिंग है फ्रॉम कंपनी, ठीक है। तो अब उनको जबरदस्ती भेज दिया गया है और उन्होंने जबरदस्ती अटेंड करना है, और वो क्वेश्चन भी ऐसे मतलब कि मैं उसमें पूछा जाता है कि आपने ये कार्ड फिल किया है। तो उनका काउंटर क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों फिल करूं, अब उनको जवाब दिया है, नहीं ये तो अननेसेसरी, मतलब आई डोंट गो इनटू दोज आर्ग्यूमेंट्स विद हर, ठीक है। अब वो ये पहले एक हो चुका, फिर दोबारा वो मेरी लास्ट ट्रेनिंग थी इसी प्रोग्राम की, दोबारा आई, मैं एक सिर्फ ओकेजन बता रहा हूँ। और अब मेरे माइंड में पहले से था कि ये जो है ना, इन्होंने दोबारा वही काम कर दिया, और उन्होंने लिटरली वही किया, वो लैपटॉप लेकर पीछे बैठ गई और खोल दिया। इस हद तक कि बाकी जो कि वो स्लाइड का हिस्सा होता है, और वो मैंने पढ़ा लाइन जो कि लिखी होती है कि अवॉइड यूजिंग लैपटॉप्स एंड दिस, और मैं बड़ी पोलाइटली बताता हूँ। बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी उनको स्टेयर किया, तो मैंने नोटिस किया कि दे आर लुकिंग एट हर एंड वो स्टिल उसी उसमें है। अब मुझे ये नहीं पता था कि अब आगे ये क्या और करेंगी, तो क्या सवाल, शुक्र है उसमें उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। लेकिन आपको ये पूरा बताने का मकसद ये है कि अब एक एक्स पर्सन है कि वो जब आती है तो मैं पहले से या तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ कह देना, और वो कभी कह भी देती हैं। तो वो जो एंग्जाइटी है ना उस दौरान मुझे, कि मैं कोई बदतमीज, असल में एंग्जाइटी सिर्फ इस चीज की है कि मैं इनके हार्श सेंटेंस के जवाब में कोई हार्श सेंटेंस ना बोल दूं, है। और उसकी वजह से मेरा ब्रेथ जो है ना, वो सांस जो है ना, वो उखड़ रहा होता है। ये मुझे पसंद नहीं है कि ये क्यों मेरे से कंट्रोल से बाहर होता है। हालांकि उस दौरान मैं सब कुछ सोच रहा होता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ सारी चीजें आ रही होती हैं, बहुत सी चीजों में फायदा होता है, मगर वो सांस नहीं कंट्रोल हो रहा होता इन सिचुएशंस में। इसमें मैं क्या गलती करूँ वो बताइए। नहीं, गलती नहीं कर रहे आप। ये जो अपनी ये जो फीलिंग है, ये आप उनसे बेशक लेक्चर रूम में या अलग से शेयर कर दें कि ये सिचुएशन पैदा हो जाती है, और बिकॉज यू नो यू आस्क सच क्वेश्चन और यू पास सच रिमार्क्स। अकेले में महसूस करते हैं, अकेले में करते हैं, अगर पब्लिक में करेंगे तो इसको एक मजाक के तौर पे करें कि मैम, whenever you raise your hand or whenever you want to ask a question, I lose my breath. It creates a lot of tension in me. So please go ahead. ये जब आप ये शेयर कर देंगे तो आपकी अपनी जो एंग्जाइटी है जिसको कि आप कह रही हैं, वो आप देखेंगे कि रिड्यूस हो जाएगी। हम्म। इसको ट्राई करके देखिएगा जी। जब भी कभी इस तरह की पब्लिक में कोई काम करना हो, तो ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एंड एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. It will not hurt you. If you're nervous, say it out loud, and that will help your nervousness. I mean, that will help cool down your nervousness. कि भाई सच्ची बात है, आज मैं काफ़ी नर्वस हूँ। ठीक है जी। और ये इसलिए नहीं करना है कि मतलब कोई रैपोर क्रिएट करना है या माहौल को अच्छा बनाना है, ये इसलिए करना है क्योंकि ये सच्चाई है।
ये जो इसको कहते हैं ना इम्पोस्टरशिप सिंड्रोम, इम्पोस्टरशिप सिंड्रोम बेसिकली ये है that I am trying to project something which I know is not right. When I know something is right, tell people that this is the case. No problem. And this actually is confidence. Confidence ये नहीं है कि मैं अपनी नर्वसनेस को छुपाता रहूं, उसको सप्रेस करता रहूं या उसको दबाता रहूं. कॉन्फिडेंस असल में ऑपोजिट है कि अगर है तो बता दूं. कॉन्फिडेंट आदमी ही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता. सही। ट्राई करके देखिएगा. ठीक है, मैं ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अकेले में भी थैंक यू कर सर, लें थैंक यू उनसे वेरी बात, मच। अकेले में भी कर लें और ट्राई भी कर लें. यानी उनसे कहें कि ये जो सिचुएशन है कि जिसमें हम ये बात करते हैं, इसमें सब लोग जो हैं वो थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं कि व्हेन यू हैव योर लैपटॉप ओपन वेयर व्हेन द the workshop environment requires that it needs to be closed. So how can we help? How can I help you about if there's something so urgent going on? So what should we do? क्या करना चाहिए हमें? उनसे जो आप ये पर्सनली लेवल पे ये वाली बात जो शिकायतें हैं उनसे वो आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिलेगा. आपने अच्छा किया कि इसको पब्लिक में नहीं किया. हम्म, जी. सही। थैंक यू. ठीक है, ठीक थैंक है। यू जी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम जी. जफर साहब आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी. एक तो जब से ये टॉपिक चला है, मतलब 3 स्टेप्स वाला, तब से मैं लिख तो नहीं पाया, बट मैं कॉन्शियस रहा इस हवाले से कि बाज़ जगहों पे ट्रिगर हो जाता हूँ और कंट्रोल, मतलब ऐसा महसूस होता है खो बैठा। मतलब मैं अगर बताना चाहूँ तो 2 फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करते हुए, जब वो इंटरेक्ट करें तो अजीब किस्म की ना कैफियत हो जाती है। मतलब वो अखलाक, शाइस्तगी सारी एक लम्हे के लिए ना मैं भूल जाता हूँ, और बाद में जब वो थोड़े लम्हे के बाद जब वो, मतलब वो पर्सन साइड पे होते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि यार ये क्या, मतलब बड़ी शर्मिंदगी कि ये मैं नहीं था, असल में मैं नहीं हूँ। तो ये क्यों हो जाता है ऐसे? तो जब से ये सेशन शुरू हुए, ये हमारे पॉज वाले, मतलब 3 स्टेप्स वाले, तो इसमें मैंने कॉन्शियसली पहले वाला स्टेप प्रैक्टिस किया है। पॉज ले देना है, रुक जाना है। तो ये इससे पहले स्टेप पे तो सर मैं ना इस पूरे तकरीबन 3-4 हफ्तों में ना काफी हद तक कामयाब रहा। पॉज ले लिया और उसका उसका फायदा हुआ। उसका फायदा अभी मुझे तीसरे हफ्ते ये महसूस हो रहा है कि अब अगर दिन के अंदर 4 मरतबा इंट्रैक्शन हो रहा है, तो 3 मरतबा मैं जो है ना वो पॉज लेने में कामयाब हो जाता हूँ। अच्छा लेकिन जी. एक मरतबा फिर हो जाता है। मतलब राइट. वो सिचुएशन बन जाती है, लेकिन वो जो बन रही है 31 मरतबा, वो उतनी वर्स नहीं होती जो कि प्रीवियस होती थी। मतलब तो मैं बड़ा इस हवाले से सोचता रहा कि ये ऐसा क्यों है। मतलब मैं किसी इंसान के साथ भी इतना ट्रिगर नहीं होता, और ये सिर्फ सामने आ जाए तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, अजीब सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है। तो मैं पहले 2 स्टेप्स में शेयर ये करना चाह रहा था कि पहले 2 स्टेप्स तो प्रैक्टिस कर पाया हूँ। मतलब ये पॉज भी ले लिया और उसको, उसकी अवेयरनेस भी हासिल करने की कोशिश की, और बाद में बैठ के साथ अलाइनमेंट भी होती रहती है। लेकिन उसमें सारी कोशिश ये रही कि मैं पॉज लेने में कामयाब हो जाऊं, नहीं बोलना, हम्म. रुकना है, समझना है। तो उसमें तो काफी हद तक कामयाबी हुई है, बट मुझे लगता है कि वो शायद उसको मजीद डिग आउट करके ना उसको पूरे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। वो मैंने शायद इन सेशंस की मोटिवेशन में आकर के उसको पास करने में तो कामयाब हो गया हूँ, लेकिन वो शायद अभी पूरे तरीके से सॉल्व हुआ नहीं है। तो ये मैं चाह रहा था कि इसमें मैं आप शेयर करूँ अगर ये आपसे। जर्नल को सामने रख लेंगे ना तो उसका इस सवाल का जवाब ज़रूर सोचिएगा जो इस सिलसिले में है. यानी वो जो पॉज ना लेने की वजह थी वो क्या होती है, इस पर गौर करना है आपने. यानी व्हाई इज इट दैट एक चीज़ जो है मैं रोक सकता था लेकिन मैंने रोकी नहीं है, और मेरा ख्याल था कि रोकना चाहिए तो मैंने रोकी नहीं है.
क्यों ऐसा हुआ है मेरे से, यानी मुझे कोई फियर था, कोई प्रॉब्लम थी, कुछ लग रहा था कि बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्या मसला था। अच्छा, अगर वही बात है, आप भी चूंकि इस मामले में पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के काम करते रहते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जितनी आपके अंदर ऑथेंटिसिटी होगी उतनी ही आप कंफर्टेबल होंगे। यानी ऑथेंटिसिटी इज द डोर टू कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। यू आर एक्सेप्ट, यू आर इनफ, वट एवर यू आर, वेर एवर यू आर इनफ। ठीक है जी। एंड वी विल कीप ऑन बिल्डिंग फ्रॉम हियर, अल्लाह ने चाहा तो। क्या वजह है, अगर कोई आदमी आपको एंजाइटी क्रिएट कर रहा है तो क्या वजह है, वो क्या करेगा, बदतमीज़ी कर देगा, क्या करेगा। आपने कभी उसके साथ ये शेयर की है फीलिंग्स के, ये मुझे ये लगता है, यानी इसको थोड़ा सा अपने आप को डिग आउट करें कि जब आप कहते हैं कि उस आदमी के साथ मेरी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, तो क्यों हो जाती है, व्हाट हैपन्स। वो क्या करेगा, आपकी बात को रिफ्यूट कर देगा, तो कर देगा तो बड़ा अच्छा है, मेरे पास लर्निंग का मौका आ जाएगा, या अपनी बात पर मज़ीद इत्मीनान हो जाएगा। ये तो एक बहुत अच्छा मौका होता है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे अगर मैं 10 लोगों में बैठ के बात कर रहा हूँ, कि मेरा जो है ना अपना सेल्फ इमेज, वो एक लर्नर का हो, वो एक कॉन्टिन्यूस लर्नर का हो, वो एक प्रेजेंटर का या एक एक्सपर्ट का कभी ना हो, कभी ना हो। ठीक है जी। यानी मैं अपनी बात को एक लर्नर की हैसियत से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बयान कर रहा हूँ लोगों को। इसमें 10 लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। अच्छा, उस इख्तलाफ में जब मैं ये महसूस करूँगा कि ये बात इम्पॉर्टेंट लग रही है तो उसको सुनूंगा। अगर किसी चीज़ के बारे में एक डिफरेंट बात हो रही है जो मुझे समझ में आए, बस ये ज़रूरी है, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो इधर से शुरू कर लें इंशाल्लाह। और इसको ज़रूर देखें, व्हेन समथिंग इज़ क्रिएटिंग एंग्जाइटी, एंग्जाइटी इज़ समथिंग दैट, एंग्जाइटी का मैसेज ये है कि समथिंग इज़ कमिंग अप विच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। इमोशंस के ऊपर हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपके साथ आई विल बी शेयरिंग दिस होल फील्ड ऑफ ब्रीफली, द होल फील्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस विद यू। और उसमें इमोशंस को समझना, इमोशंस के मैसेज को समझना, यानी जब हम कहते हैं ना कि इमोशंस ट्रिगर होते हैं मेंटल पैटर्न से, मिसाल के तौर पर आपको अगर किसी से एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी मैंने पहचान ली है, तो अगर मैं ये समझ जाऊं कि एंग्जाइटी का मैसेज क्या होता है, तो मैं शायद उस मेंटल पैटर्न तक भी पहुंच सकूं। हम्म। फॉर इंस्टेंस, एक आदमी, यहाँ पर मैं एक पब्लिक में खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये साहब अगर ये सवाल करेंगे ना तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, लेट्स से, या बाहिस आदमी है, मैं बहस नहीं कर सकूँगा, ही इज़ अ वेरी वर्डी पर्सन, बहुत एलोक्वेंट आदमी है, मैं उससे बात नहीं कर। तो ये जो बात है, ये ये जो एंग्जाइटी क्रिएट होगी, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर मेरा जो वो है ना एक इमेजिनेशन एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की, वो ये है कि उसके पास हर बात का जवाब होना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। ठीक है जी। आप बी कंफर्टेबल, यू डोंट नीड टू नो, यू डोंट नीड टू हैव एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। आप बड़े आराम से, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर किसी पब्लिक की जगह पर आप खड़े हैं और आप ये किसी को कह देते हैं कि मेरे भाई ये जो आपने सवाल किया है, मेरे पास इसका इस वक्त जवाब नहीं है, बट आई वुड रियली लाइक टू थिंक अबाउट इट, और मैं, आप मुझे ईमेल शेयर करें, मैं आपको ईमेल करूँगा, दिस विल नॉट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, आई अश्योर यू इट विल नॉट। मैं आपको ये सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ कि इट विल नॉट। बिल्कुल ऐसे ऐसे। यहाँ मैं क्लेरिफाई करता जाऊँ थोड़ा कि पब्लिक स्पीकिंग मैं नहीं करता। मैं करता रहा हूँ, ट्रेनिंग के हवाले से जाता रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ साल से, तकरीबन 4 साल से ज़्यादा तवज्जो इन्हीं चीज़ों पे है। मतलब ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, बल्कि मैंने आपसे मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले वो एक मशवरा भी लिया था कि हम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमारा रात पहला सेशन था जिसके अंदर हमारे पास 25 बच्चे थे, और 2 घंटे का सेशन था। सिस्टर आमिना भी हमारे साथ थी। तो उसमें हमने आपकी सजेशंस के मुताबिक उनसे गुफ्तगू की है कि भाई आप आना चाहते हैं, किस पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हमने कलेक्ट किए कि असल में बच्चे क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं।
तो इन चीज़ों को ज़्यादा हम कर रहे हैं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जैसे लास्ट सेशन में मेरे ख्याल में अली जफ़र साहब ने भी ये शेयर की थी कि बाद औक़ात हम एंग्जाइटी में जा रहे होते हैं या कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जब हम डीप डाउन जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ मेरी कोई कमी कोताही है जिसको असल में मैं छुपाना चाह रहा हूँ और कंप्रोमाइज़ करना चाह रहा हूँ। ये अभी भी आपने जब बात बताई तो मैं उसी को रिलेट कर रहा था कि ऐसा ही होता है। मतलब मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इस चीज़ को मान लिया जाए। और मैं एब्सोल्युटली। रात कल का ही आप अच्छा ये इसको भी मैं बड़ा महसूस करता हूँ। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर कि जब जब हम देखें इस किस्म के सेशंस लेते हैं तो एक दिमाग तो बनना शुरू हो जाता है, भाई मैं तालिब इल्म हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं सब कुछ नहीं जानता। ये हम कहते रहते हैं, मतलब आपके सेशन में आते हैं तो हम खुद को ये तसल्ली देते रहते हैं, लेकिन बाद औक़ात ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कोई अगर आपके ऊपर ऐसा सवाल उठा दे आपकी काबिलियत पर, आपके हुनर पर, तो मुश्किल हो जाता है। मतलब वो जब सिचुएशन आती है तो वो सारी जो बातें रिपीट की हुई होती हैं भूलना शुरू हो जाती हैं। मैं कल शाम का ही एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं आप वो नहीं मैं मतलब वो समझ गया था, अंडरस्टैंड कर गया, उसमें पॉज ले लिया। मेरे एक दोस्त ने कहा जो कि मेरे काम को पसंद करता है, कहता है यार खान तुम अच्छा काम कर रहे हो। राज उसने कहा यार तुम ना जितना आगे बढ़ सकते थे, जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, तुम फाइनेंशियली जितना आगे बढ़ सकते तो नहीं बढ़े। मतलब तुमने तुमने तुम्हें 10 साल हो गए टीचिंग में और तुम्हें वीडियो बनाना नहीं आती। मतलब उसने बिल्कुल ना ऐसे करना शुरू कर दिए। तो मैं एक लम्हे के लिए वो तो हुआ, लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। मतलब ये जो तुम कहते हो मुझे वीडियो बनाने का नहीं है, मतलब मैं वीडियो तो बना लेता हूँ, ये मुझे पता है, जो उसमें बात करनी होती है वो मुझे पता है, लेकिन वीडियो अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं मैं वाकईतन नहीं सीखी मैंने कभी। और मैंने सीखी भी नहीं है, और मुझे इसका एहसास भी है कि मेरी वीडियोस जो है वो टेक्निकल लिहाज से सही नहीं होती। मतलब कैमरे का एंगल कहाँ बैठा है, मैं तो बैठा होता हूँ और मुझे अगर लगता है कि ये बात मैंने करनी है तो मैं वीडियो हाथ में पकड़ के मोबाइल रिकॉर्ड कर लेता हूँ और डाल देता हूँ। राइट, राइट। तो ये आप बिल्कुल ठीक ठीक समझे हो। तो दूसरी बात आपने कही कि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो सकता था, ये कर सकता था, तो क्या ये भी तो हो सकता है कि मैंने कभी ऐसा प्लान ही ना किया हो जैसा तुम कह रहे हो। ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यकीन करो ये दूसरा पॉइंट, मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया जैसे तुम कह रहे हो। हम्म। मतलब मेरी तवज्जो ही कभी नहीं गई, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ असल में तो मैं यही चाहता हूँ, और जितना रिस्क मुझे अल्लाह ताला ने देना है वो है अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िंदगी चल रही है। बाकी ये जो चीज़ें तुमने कहा है ना इम्प्रूव करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको इम्प्रूव करूँ। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है तुम्हारी, दोनों पॉइंट्स ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल ठीक है। एक को मैं कबूल कर रहा हूँ कि ये मेरी कमी कोताही है, मुझे सीख लेना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो मेरा टारगेट नहीं है। हम्म। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ सर कि यही बात अगर वो पब्लिक में कर देता तो शायद मैं इतना खुद को कंट्रोल ना कर पाता। ये तो हम अकेले बैठे थे, मतलब उस पे भी मैं ट्रिगर थोड़ा सा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है, डेली अप्रिशिएट करता है, आज कह रहा है कि खान नहीं तुम तो बिल्कुल मतलब वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, और ये सारा कुछ ये कर दिया तुमने, वो कर दिया, तो तुम्हारे अंदर तो मैं सोच रहा था कि ये दो मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकते हैं, एक पर्सनल में और एक पब्लिक में। अगर ये चार बंदों के सामने कह देता तो मैं उसको फिर कैसे, वो उसको मैं इमेजिन कर रहा था फिर। राइट, राइट। उसमें आपने ये करना है, यानी एक एक उसूल बना लें वैसे जनरली। आई थिंक दैट विल हेल्प कि कमेंट्स को सुने और उनको नोट करें। जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, एवरी कमेंट, एक आदमी ने कहा कि तुम ये हो, तुम ये पोटेंशियल था तुम्हारा, तो आप बताइए मैं इस पे गौर करूँगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। जब आप इस जगह पे खड़े हो जाते हैं तो इसके इसके बाद कमेंट कमेंट को तो असल में कभी जवाब देना नहीं चाहिए, समझना चाहिए जिस हद तक पॉसिबल हो। सवाल का जवाब देना चाहिए। आप एक बेवकूफ़ आदमी हैं, इसका जवाब दें, क्या करें? यानी यानी आप अपनी तरफ से नफ्सियात बना के प्रेजेंट करते रहते हैं। ठीक है, हक है, हर आदमी के पास हाथ भी है, जुबान भी है, वो जो चाहे लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। मुझे हर चीज़ का जवाब क्यों देना है? हाँ, इस किस्म का एक कमेंट आया था सर मुझे सोशल मीडिया से भी कि पहले मैं आपकी वीडियो देखता था, लेकिन अब मैं आपसे मुतासिर नहीं हूँ। तो पहले मैं दैट्स मुतासिर था फाइन। आपसे।
तो मैंने कहा कि पहले वाला फैसला भी आपका था, बाद वाला फैसला भी आपका है, मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या करना है। सही। लेकिन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा मैं मुतासिर करने के लिए तो जो है ना वो नहीं करता काम। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ये आप झूठ बोल रहे हैं, इंसान मुतासिर तो करता है लोगों को। मैंने कहा मैं देख लूंगा इसको कि करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तो असल में जो कर रहा हूँ मुझे उसमें दिलचस्पी है। लेकिन मैंने महसूस किया था सर कि उस वक्त मैंने ये अल्फाज कह तो दिए थे, क्या यही मेरा मतलब था, इस पे भी मैं सोचता रहा इस पर कि क्या सोचना चाहिए, मैंने। और ये सेल्फ इमेज बनाना है आपने। देखिए ये जो हमारे कुछ सेल्फ, मैंने पिछली दफ़ा भी शायद रॉसबिन ने बात फरमाई थी, मुझे कल थोड़ा सा मुगालता हो रहा था, शायद किसी और ने कही है। रॉसबिन रॉसबिन ने फरमाई थी, आई एम नॉट श्योर, आई एम सो सॉरी। यानी सेल्फ इमेज जो है, इसका ताल्लुक असल में इससे नहीं है कि मैंने दूसरे को क्या बताना है या दूसरे के सामने मैं कैसा जाहिर होना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा एक सेल्फ इमेज था अबाउट व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, तो मेरा जो सेल्फ इमेज था वो ये था कि फिर मुझे ऐसा होना चाहिए। वो इमेज में बड़ी तब्दीलियां आई हैं विद टाइम, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस से आई हैं। वो जो बना था इनिशियली, वो ऐसे था कि पब्लिक स्पीकर्स को देखा और ये बना लिया कि अगर मैंने ये काम करना है तो मुझे ऐसा होना चाहिए। ये मिसाल के तौर पर मैं क्योंकि जाहिर है कि गांधी साहब के साथ बहुत ज़्यादा मैंने टाइम गुजारा है, तो उनको सामने रख कर जब आदमी ये सोचेगा कि मुझे इस तरह से सवालात के जवाब देने चाहिए, तो फिर तो मतलब यू नीड टू हैव दैट बैकग्राउंड, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट माइंड, दैट पर्सपेक्टिव। ये तो हो नहीं सकता। नहीं, मुझे उस तरह से नहीं जवाब देने चाहिए, मुझे अपने स्टाइल में आगे बढ़ना है। ये जो बात है ना कि आप किसी को आइडियलाइज करके अब उसके पीछे चल पड़े, एनएलपी में एक चीज़ होती है, ये आएंगे जब अली साहब तुमसे पूछेंगे, यानी उसमें हम एक मॉडल बनाते हैं अपने सामने कि ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं, अपने अपने सेल्फ इमेज को ठीक करना है, हर मोड़ पे आकर इसको रोकना है और ये देखना है कि क्या मैं वाकई ये ठीक समझ रहा हूँ। इज इट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन शुड बी ऑफ द सेम इंटेलिजेंस और द सेम यू नो नॉलेज टू बी एबल टू टॉक टू पीपल? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। यानी दुनिया में तो मैं लोगों से कहता हूँ कि दुनिया में हर आदमी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपनी एक रेडी लगा सकता है, ठीक है। आपके जो भी जिस तरह के पकौड़े हैं ना, उसमें ग्राहक मिल जाएंगे आपको। ट्रू। आपने ये देखना है कि मैंने अच्छे पकौड़े बनाने हैं, अपने लिहाज से, अपनी अंडरस्टैंड, अपनी एबिलिटी को बेहतर से बेहतर करना है। मार्केट मिलेगी नहीं मिलेगी, आज हो सकता है ना मिली हो, कल मिल जाए, दैट इज़ नॉट द इशू। वो ये वही बात है, आपका काम एफर्ट है, खुदा का काम नतीजा है। नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें और उसको ट्रस्ट करें, अपनी एफर्ट को बेहतर से बेहतर कर दें। के बाद कोई मुतासिर होगा और कोई नहीं होगा, ये तो होना ही हाँ है ना, जी, वो ये तो होना ही है। सही है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर ये एक चैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्शन का जो आखिरी मरहला है वो बहुत दिलचस्प है, जो बिलीव्स सामने आए हैं इसके बाद वाला मरहला क्या होगा? ये हसन साहब ने सवाल पूछा हुआ है। जो इसके बाद वाला मरहला है ना जी, वो असल में इट इज़ टू वेल, इसको अगर मैं बिल्कुल समराइज़ कर दूं, लेकिन ये इसको ये समझ लें कि इसके पीछे जो बिलीफ्स हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। उन उस टेस्टिंग में वैसे तो बस इतना ही मरहला है, और उसको टेस्ट करके रियलिस्टिकली लेकर आते हैं अपने जहन में। यानी ये बात मिसाल के तौर पर कि एक एक अच्छे स्पीकर को एलोक्वेंट होना चाहिए, ये इसकी एक वैल्यू है, ये नहीं कि ये ख़त्म हो गई है। लेकिन ये बात कि एक आदमी जो पॉज लेके बोलता है वो असल में पब्लिक स्पीकर हो ही नहीं सकता, ये बात ठीक नहीं है। इस बिलीफ को ठीक कर लें। यानी ये बिलीफ कैसे ठीक होता है? ऑब्जर्वेशन से ठीक होगा। आप मतलब सिर्फ जावेद साहब तो नहीं है ना स्पीकर, मतलब देर आर मैनी अदर्स इन द वर्ल्ड, मे बी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, मे बी इज़ वेरी लॉजिकल, मे बी इज़ वेरी रैशनल, मे बी इज़ वेरी कन्विंसिंग, बट देर आर स्टिल अदर्स who are less than him in many qualities but still might be more popular। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये इसको हमें देखना है, और अपने बिलीव्स को उनकी रोशनी में वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको बना के, अपना पॉइंट बना के कि मैंने ये जो अजम्पशंस हैं, इनको बिलीव्स कहें अजम्पशंस कहें, दोनों एक ही बात है। यानी मेरी कुछ अजम्पशंस हैं ज़िंदगी के बारे में, पब्लिक स्पीकर के बारे में, अच्छा हस्बैंड होने के बारे में, अच्छी वाइफ होने के बारे में, अच्छा बेटा होने के बारे, ये जो चीज़ है ये मेरे सेल्फ इमेज को क्रिएट करते हैं,
ठीक है। जब मैं वो चाहता हूँ कि मैं वैसा बनूँ, अब मैं वो बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ कई दफ़ा। अच्छा, इसी तरह यही सेल्फ इमेज मुझे गड़बड़ भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा बिलीफ है ये दैट आई एम नॉट एलोक्वेंट, और जब ये बन जाता है तो जैसे ही मुझे ये मौका आता है कि मुझे अब पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो मसला बन जाता है। एक एंग्जाइटी, एक बुराई, एक प्रॉब्लम, एक मसला। इस सेल्फ इमेज को मुझे चेंज भी करना है। आई हैव टू क्रिएट द राइट सेल्फ इमेज फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, बट आई कैन टॉक। आई मीन, मैं लोगों, अगर एक आदमी के साथ बात कर सकता हूँ तो 10 के साथ भी कर सकता हूँ। ये कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ मेरे सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है कि मैं उधर खड़ा नहीं हो सकूंगा। मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ये मेरा सेल्फ इमेज है। ठीक है, अक्सर औकात ठीक ही साबित होता है, लेकिन मैं अपने तौर पर गाना गाता रहता हूँ और मज़े से गाता हूँ, यानी किसी को सुनाना ज़रूरी तो नहीं है। सो आई एम अ वेरी गुड सिंगर फॉर माई ओन ईयर्स एटलीस्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसको अपने आप को ठीक करना, ये जो एस्पेक्ट है कि मैं इसके बाद क्या करूँगा, वंस आई नो द बिलीव्स, देन आई विल टेस्ट द बिलीव्स। बिलीव्स नहीं कहें उसको, अजम्पशंस कहें इसको। ये जो रिसर्च है इसकी, कीगन की, रॉबर्ट कीगन की, इसमें उसने कहा है बिग अजम्पशंस, बिग कंट्रोलिंग अजम्पशंस, ये आप मुझे खूंटे से बांधे हुए हैं। मैंने उनको टेस्ट करना है, सेफली टेस्ट करना है। ऐसे लोगों से मिलना है जो ऐसा नहीं करते और फिर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, जो मुझे रुकावट महसूस हुई है। ऐसे लोगों को ढूंढूं अपने आसपास माहौल में और उनसे बात करूं कि क्या आपका ये बिलीफ नहीं है, डोंट यू सी द, लर्न फ्रॉम देम, आपका ये बिलीफ चेंज होने लग पड़ेगा। तो ये यहाँ तक है। इसमें, इसके आगे जो काम है वो असल में इसका इसका काम नहीं है, 3 स्टेप्स का काम नहीं है, इसलिए मैंने उसको अभी शामिल नहीं किया। जब मौका आएगा तो ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन जी। मुझे प्लीज़ एक दफ़ा कॉन्फर्मेशन दे दीजिएगा, बात समझ में अगर आ गई हो तो। जी सर, उनकी आगे का। राइट जी, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। सईद साहब, आप अनम्यूट कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। असल में मेरा कोई सवाल तो नहीं है, कुछ मेरे तजुर्बात हैं, जी जी, ज़ाती ज़रूर। एक्सपीरियंस वो शेयर करना था। तो पिछले हफ्ते सर मैं भोपाल और लखनऊ के सफ़र पे था। तो असल में तो ये मेरा सफ़र था, बिज़नेस ट्रिप था ये मेरा। लेकिन इस सफ़र में इतने कुछ वाक़यात हैं जो मुझे खुदा से करीब करने में बड़े मुआविन साबित हुए। तो माशाल्लाह। उसमें तो कुछ ये था कि मैं 3-4 कैदियों से मिला जो पिछले 10 सालों से जेल में बेकसूर बंद थे। तो उन लोग आम तौर से मैं ये सुना करता था कि दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन जब उन लोगों के ज़ाती एक्सपीरियंस मैंने सुने जेल के अंदर के 10 सालों के, तो उसके बाद मुझे एहसास हो रहा था कि वो असल में दुनिया क्या है और उसको कैसे तशबीह दी जाती है जन्नत के मुकाबिल में। उनमें से एक साहब वो थे जो पहले शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और आजकल वो गांधी साहब के अल बयान पढ़ रहे हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद वो असल में जो वाक़या मैं सुनाना चाह रहा हूँ, वो ये कि हम लोग भोपाल में थे, तो भोपाल में सुबह-सुबह लोग पोहा और जलेबी बड़े शौक से खाते हैं नाश्ते में। तो हम लोग भी गए खाने को, तो हुआ ये कि जो वहाँ का मशहूर रेस्टोरेंट था, जिसमें जाना था हमें खाने, वहाँ पे हम लोग पहुँचने में पहुँच तो गए, लेकिन वो 500 मीटर रह गया होगा कि हमें वो पता नहीं चल रहा था कि ये रेस्टोरेंट है कहाँ पे। तो हम लोगों ने एक दूसरे, मतलब मैं ही था, बल्कि मैंने जाकर के एक दूसरे होटल वाले से पूछा कि भाई साहब वो होटल कहाँ पे है वो वाला? तो उन्होंने बता दिया वो कि आप सीधे चले जाइए, वो मिल जाएगा 500 मीटर के फासले पे। तो जैसे ही हम पूछ कर आ रहे थे, तो हमारे साथ में जो हमारे दोस्त थे उन्होंने हमसे ये कहा कि सही तुमने तो दिल आज़ारी कर दी उनकी। तो मुझे लगा मैंने कहा कुछ तो मैंने किया नहीं। तो फिर जब हम लोग नाश्ता-वाश्ता कर लिया तो फिर हमने उनसे पूछा कि आपने ये जो जुमला कहा था कि तुमने उनकी दिल आज़ारी कर दी, मुझे समझ नहीं आया, मैंने क्या दिल आज़ारी की? तो तब वो कहने लगे हमसे कि असल में जब आपने जाके उनसे पूछा कि वो सामने वाला होटल क्या है, इन्होंने भी तो वही होटल खोल रखा है और वही सारा सामान बेच रहे हैं जो आप जाके आगे खाएँगे। तो एक्चुअल में तो आप उनके पोटेंशियल कस्टमर थे, तो उनको तो आपने तकलीफ पहुँचाई, आपने वहाँ ना खाकर। तो ये इतने हसास थे, तो वो कहने लगे हमसे कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इम्कान की हद तक भी हम किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचाएँ। यहाँ हाँ। पे एक इम्कान दिख रहा है कि हाँ,
आपने ये पूछा है, तो हो सकता है कि हाँ, उनके जहन में आए कि ये चीज तो हम भी बेचते हैं जो ये दूसरे होटल के बारे में पूछ रहे हैं। इस हद तक हम्म, हमें हसास होना चाहिए। बहुत और फिर बहुत वो बताने प्यारी लगे बात। अपने। तो मेरे मेरे जहन में कभी नहीं गया था सर ये, मतलब कई बार ऐसा हुआ होता है कि हमने कई बार दूसरों से कोई वाकयात पूछ लिए, कोई रास्ता पूछ लिया, लेकिन इस हद तक हसास होना कि दूसरे को इम्कान भी है कि हाँ तकलीफ हो जाए, उससे भी बचना। तो मेरे लिए बड़ी नई बात थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने हसास कैसे हैं, कैसे आपके जहन में ये बात गई कि इम्कान की हद तक भी नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे अपने उस्ताज की बात बताई कि उनके उस्ताज थे, 20 साल पहले का वाकया है, कि उनके घर में जब कभी फल या कुछ ऐसी चीज आती थी जो आमतौर से उनके आस पड़ोस के लोग खरीद नहीं पाते थे, तो उसके जो छिलके होते थे वो डस्टबिन में या पास के कूड़े करकट जहाँ पे डाला जाता है और नहीं डालते थे, वो दूर फेंका करते थे। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि पड़ोस वालों को या जो उनके यहाँ काम करने आती हैं वो देख लें, तो उन्हें वो तकलीफ ना हो कि ये मैं तो नहीं खा पा रही हूँ या मैं नहीं खा पा हाँ, रहा हूँ और ये खा रहे हैं। तो वो ये कहते थे अगर मेरे पास इतनी वुसअत है कि मैं उनको भी खिला सकूं ये, तब तो ठीक है, और नहीं तो मैं कम से कम उनको ये तकलीफ पहुंचाने का सबब तो ना बनूं। क्या बात है जी, क्या बात है, तो ये माशाल्लाह। था, ये था वो। माशाल्लाह, सर, यही मैं शेयर बहुत ही करना चाह प्यारी रहा बात किया, बहुत ही प्यारी बात की है जी। अल्लाह ताला हमको ये हसासियत दे इस मामले में। ये जो बात आपने फरमाई एक रिवायत के हवाले से कि दुनिया एक कैद खाना है मोमिन के लिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इसको समझिएगा, जिस वक्त आप ये कहते हैं ना लोगों से, मुझे कई दफ़ा ये तजर्बा हुआ कि ज़िंदगी को कॉन्शियसली गुजारना है, तो अल्टीमेटली जो बात, जो बॉटम लाइन होती है, जिधर तक बात पहुंचती है, वो ये कि यार कभी तो आदमी को रिलैक्स भी करना है ना। ये मतलब है इसका, जिसको मैं समझाऊं। यानी ये ज़िंदगी रिलैक्स करने की जगह नहीं है। दिस लाइफ इज़ नॉट फॉर रिलैक्सेशन, दिस लाइफ इज़ टू क्वालिफाई फॉर द इटर्नल रिलैक्सेशन इफ़ पॉसिबल, इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बात है जी। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। हूँ। जी सर, शुक्रिया। सर मैं भी दो चीजें शेयर करूं। जी जी, श्योर। सर एक तो जो जो नेगेटिव है मैं पहले वो शेयर कर दूं। सर मेरे साथ एक ये मसला होता है, स्पेशली जहाँ पे चैरिटी देनी होती है तो मैं दे देती हूँ। अ, और उसके बाद फिर जब मुझे एक वो फीलिंग आनी शुरू होती है कि अच्छा अब यहाँ पे मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ये रिसेंटली ये हुआ कि एक साहिबा थी, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई और सारी मैंने उनको कुछ पैसे फॉरवर्ड किए। उसके बाद फिर उनका मुझे शुक्रिया का फोन आया और फिर उन्होंने कहा कि जी इतनी सी मदद आप मेरी और कर दें और मैं इसके बाद आपको नहीं कहूंगी और वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको फिर दे दिए। फिर उसके बाद तीसरी दफा उनका फिर फोन आया और मैंने उनसे कहा कि मैं जी आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझसे और ना मांगे, मैं भी आपकी और मदद नहीं कर सकती। लेकिन वो बोलती नहीं तो मैं थोड़ी सी जिद हो गई ना और मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद फिर मुझे गिल्टी फीलिंग शुरू होने लग गई बहुत बुरी तरह से। मुझे लगा कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ, वाकई में उनकी इतनी होगी वो। और फिर मैंने उनको जो फॉरवर्ड करने थे पैसे वो मैंने उनको फिर कर दिए। और फिर मुझे इस बात का गिल्ट शुरू हो गया कि जब मैंने करने ही थे तो उस वक्त फिर मैंने बोला क्यों था। तो सर वो एक अजीब सी एक उधर भी गिल्ट और एक इधर भी गिल्ट, सो एंड दिस हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली विद मी, सो आई वाज वंडरिंग हाउ कैन आई ओवरकम दिस। आई थिंक आपने ये जो है ना ये बात के किसी के साथ ये जो सिचुएशन पेश आ जाती है, आ जाता है दिल में ये ख्याल, ये शैतान का एक वसवसा समझ लें, अपने अपने अंदर के शैतान का वसवसा समझ लें। यार बहुत मदद कर दी है और करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सम पीपल हु विल व्हेन दे सेंड यू अ मैसेज अस्सलाम वालेकुम जब आती है, तो ये पता होता है कि पता होता है का मतलब है कि आदमी को ये ख्याल आता है। पता तो हम कभी भी नहीं होता कि क्या होने लगा है, लेकिन ये ख्याल आता है कि अब नेक्स्ट चीज़ यही होनी है। तो अगर हो तो उस वक्त जो चीज़ आपने करनी है, वो जो जिधर से बात का आगाज़ हुआ था कि मैं अगर कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ, तो फिर दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट आई एम मेकिंग फॉर माई हेयर आफ्टर। ठीक है, अगर मुझे यकीन है कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं इनकार कर दूं कि जी मुझे अब ये एतमाद नहीं है। ठीक है, और वो बता दूं, वजह ही बता दूं। ये मेरे साथ हुआ है ये, कि एक आदमी के ने जब 2-3 मरतबा अपना प्रॉमिस ब्रेक किया और ये कह के, और मैं बार बार उससे कह रहा था कि नहीं आप इसको छोड़ दें, वापस के लिए नहीं है,
ये मैंने आपको दे दिए हैं, आप इसको छोड़ दें, फॉरगेट इट। तो और उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है ना ये मेरा कर्ज़ है और ये मैं अब आपको भेज रहा हूँ और ये चेक मैंने काट लिया और ये बड़ी बातें बनाई और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, एवरीथिंग वाज जस्ट फॉल्स। तो मैंने उनसे कहा कि ये एतमाद की जगह ख़त्म हो गई है, तो अब आप प्लीज़ मेरे से ना मांगिएगा, मैं बार बार इनकार करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अब मैंने आपको नहीं देने, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू टेस्ट यू विद दिस, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ लेट्स से आपको ये ख्याल आता है किसी के बारे में, तो आप ये सोच लें कि ये दिस इज़ बिटवीन मी एंड गॉड एंड दैट इज़ बिटवीन हिम एंड गॉड, एंड लेट लेट देम डू। मैंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है ना, यानी वो बैंक है कि जिधर कोई इन्वेस्टमेंट ने कभी कमी नहीं शो करनी। तो गलती हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये हो जाएगी कि एक जगह पे डिज़र्विंग केस नहीं था, मैंने दे दिया, तो ये गलती तो हर एक से हो ही सकती है। तो ये तो कोई इशू नहीं है, मैंने अल्लाह को देने हैं, मैंने अल्लाह को देने हैं, ख़त्म हो गई बात। बस अब इसके वो बाद कोई पॉज नहीं प्रॉब्लम दिया नहीं। था ना, तो वो राइट, पॉज राइट, नहीं दिया था तो राइट। इसलिए हो नहीं, गया। इंशाल्लाह ये और देखें, सर, इसकी रियलाइजेशन अगर हो गई है तो हो जाएगा इंशाल्लाह ये ठीक। अगर आप वैल्यू करते हैं और इंशाल्लाह आप इसकी रियलाइजेशन है तो अल्लाह ने चाहा तो ये लाजमन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और सर, एक जो पॉजिटिव है वो ये बहुत ही छोटी सी बात है, अभी हम लोग वापस आए हैं तो जो एक जेट लैग है और सब है, तो रात को मेरे हस्बैंड भी जाग रहे होते हैं और मैं भी जाग रही होती हूँ। तो वो अपने कंप्यूटर पे होते हैं, मैं अपनी किताब पढ़ रही होती हूँ। तो बीच में खुद वो कंप्यूटर पे थे और मुझे कहते हैं किताब बंद कर दो और सोने की कोशिश करो। तो जो मेरा एक वो फौरन से जो जवाब देने का दिल कर रहा था, और मेरा दिल कर रहा था मैं कहूँ कि आपने भी तो कंप्यूटर खोला हुआ है, लेकिन फिर मैंने पॉज दे दिया और फिर मैं चुप कर गई और मैंने कहा अच्छा जी। और फिर मैंने ये रियलाइज किया कि वो जो मैं जवाब देती हूँ ना, दैट इज जस्ट सिंपली पॉइंट स्कोरिंग, नथिंग राइट, एल्स। राइट, राइट। और एंड फ्रॉम यही मसला उनकी होता है तरफ असल में। से इट, हाँ, इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयरिंग फ्रॉम हिम, राइट, कि राइट, कि अच्छा अब तुम किताब बंद कर दो और सोने की कोशिश करो। सो राइट, दैट रियली हेल्प, द पॉज एब्सोल्युटली। रियली हेल्प। तो अल्लाह का बस सर शुक्र है ये जी, अल्लाह का शेयर शुक्र है। करना था। रीफ्रेम कर लिया ना आपने, ये बड़ा अच्छा है। असल में जी पॉज में सर। अगर आदमी वही बात बार बार करेगा ना कि अच्छा ऐसी की तैसी मुझे रोक रहे, वो खुद नहीं बंद कर, अगर यही बात आप बार बार कर रहे होंगे तो पॉज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू रीफ्रेम इट, ये पॉज शुड बी यूटिलाइज फॉर अ बेटर रीज़न। वंडरफुल जी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। मुजाहिद साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, मेरा पर्टिकुलरली सवाल ये है, अभी हमारे जो ये, दोस्त हैं उन्होंने बात शेयर की कि बात सोचते करते हुए किससे किसी के बारे में इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना, उन्होंने एक मिसाल दी दिया कि मेरा खुद भी पॉइंट ऑफ व्यू या तरीकाकार कुछ इस तरह का है, मगर मैं आपसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने महसूस किया है खुद ही कि ये कुछ थोड़ा सा अच्छी बात है, मगर दायरे से बाहर निकली हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है आम इंसान के लिए जो ऐसा सोचता है। तो इसके बारे में आपसे राय तलब है, आपका व्यू चाहिए कि इसको मिनिमाइज किस तरह किया जाए, क्योंकि ये तो बहुत प्रॉब्लम पैदा करता है सर। इसकी कोई मिसाल दीजिएगा, कैसे प्रॉब्लम पैदा करता है? सर, यही मिसाल के जैसे कि ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम बात करें तो लफ्ज़ों को सोचें कि किससे किसी को हर्ट ना हो, सो ऑन। तो प्रॉब्लम कहने का मकसद ये था कि मॉडरेशन पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक मिसाल दी एक दुकान वाले की, कि मैं उससे पूछा और उन्होंने कहा कि ख्याल पैदा हुआ कि इससे ये भी वही चीज़ बेच रहा है, तो क्यों ना उसको छोड़ दिया जाए कि वो अपनी चीज़ को प्रोडक्ट को बेहतर करे। हम्म, सो इस तरह से अगर हम हर एक के दिल का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरी खुद मेंटालिटी इस सतह पे है कि मैं छोटी छोटी बात को सोचता हूँ कि किसी का दिल हर्ट ना हो जाए, ये सो ऑन, ये मेरा खुद बिहेवियर है। मगर इस पे जाके मैं फिर दूसरे इस तरह नहीं सोच रहे। तो मैं सोच रहा था कि ये ठीक बात है, ये गलत बात है, कि इसको इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, इसको यहीं पे रखें, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें सर। देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ इट विल नॉट हर्ट एनीवन, ये तो एक नॉर्मल बात है।
मिसाल के तौर पर ये बात कि मैंने आम खाए हैं और मेरे हमसाए में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आम नहीं खा सकते, तो ठीक है, नहीं खा सकते, दे वोंट फील हर्ट, मे बी। ये जो एक आदमी की राय ये है कि दे वोंट फील हर्ट, एक आदमी की राय ये कि यार उनको एक महरूमी का एहसास होगा। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटीज़ में फ़र्क। यानी एक आदमी ज़्यादा सेंसिटिव है, वो ज़्यादा ख्याल रखेगा, एक आदमी कम सेंसिटिव है, वो कम ख्याल रखेगा। इट इज़ ऑल राइट, यानी इसमें ये कोई बड़े गुनाह की बात नहीं है, लेकिन अगर सेंसिटिविटी है तो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि कितना ख्याल रखना चाहिए, जितनी सेंसिटिविटी है। आप ये कहते हैं कि मुश्किल हो जाती है, दूसरा ख्याल नहीं रखता है, तो दूसरे को अपना स्टैंडर्ड ना बनाएं, आप अपने आप को अपना स्टैंडर्ड बनाएं, नंबर वन। नंबर टू, वो याद रखें ये जो अभी बात कही भाई ने, सईद साहब ने, कि आपके लिए, मोमिन के लिए दुनिया एक कैद खाना है। यही मतलब है इसका। यानी आपको अपने ऊपर बड़ा जबर करना पड़ता रहेगा, इसलिए क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द हेयर आफ्टर। ये है जो आपकी ज़िंदगी का बेसिक पैराडाइम ही डिफरेंट है। यानी इसको समझना है, बहुत ज़रूरी। यू आर नॉट कंपेरेबल टू एनी वन एल्स। मसला असल में ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि मैंने अपनी सेंसिटिविटीज़ को बेहतर करना है, तो उनको बैलेंस करना है। आपकी राय ये है, मिसाल के तौर पर आपके साथ ये हो रहा है कि मैं एक चीज़ नहीं खा सकता या एक चीज़ मेरे पास नहीं है और कोई और मुझे दिखा रहा है, तो मैं उसके लिए दुआ करूँ, उसको कोवेट ना करूँ, मैं उसके अंदर कोई हसद पैदा ना होने दूँ। अल्लाह ताला से ये यकीन रखूँ कि परवरदिगार तूने जो मुझे दिया है, मैं इस आजमाइश में कामयाब हो जाऊँ और अपनी शुक्रगुजारी का हक अदा कर सकूँ जो कुछ मेरे पास है इसका। इस चीज़ को अगेन उस तरफ रीडायरेक्ट कर दें। लेकिन दूसरे का दिल दुख जाएगा, लेट्स से ये सवाल पैदा हुआ आपका कि मेरी इस बात से दूसरे का दिल दुख जाएगा, तो फिर उस बात को ज़रूर सोच लें। अगर आपको सवाल नहीं पैदा हो रहा, ये बात करने की है और ये नहीं करने की है, ये सवाल नहीं पैदा हो रहा, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। डोंट डोंट गेट इट इनटू योर माइंड कि मुझे ये सोचना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि बात का तरीका ये नहीं होना चाहिए। असल मसला ये है कि मेरी बात से किसी का दिल दुख सकता है, सकता तो किसी भी बात से है, लेकिन मेरा मकसद कभी किसी का दिल दुखाना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है। यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई विल नेवर, मिसाल के तौर पर सईद साहब उधर गए, एक अनकॉन्शियसली उन्होंने पूछ लिया, उनके दोस्त ज़्यादा सेंसिटिव थे, उन्होंने उनको एक मशवरा दिया, इनको अच्छी लगी बात। हो सकता है वो दोस्त मेरे साथ होता तो मैं सोचता कि नहीं ये तो ओवर सेंसिटिविटी है, मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी ना पैदा होती, इनके अंदर हो गई तो अब ख्याल रखें, नहीं हुई तो जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये महसूस होता है कि दैट यू आर वेरी सेंसिटिव, यू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स, ख्याल रखते हैं लोगों का आप, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बहुत शुक्र अदा करें। आपकी ये आजमाइश है। जिस आदमी के अंदर सेंसिटिविटी की कमी है इस मामले में, उसकी आजमाइश के दायरे फिर और हैं। इस वक्त वो नहीं है वो जो आपके हैं। तो हमें अपनी अपनी आजमाइश के दायरे में जो खुदा ने तय की हैं उसमें बेहतरीन करना है, परफॉर्म। ठीक है जी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसका मतलब है कि मैं राइट पैथ पे हूँ कि मुझे इस तरह सोचना चाहिए। जी, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। इस चीज़ का बहुत अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत, ये सेंसिटिविटी दी है, और इसके नतीजे में लोग आपका दिल दुखा देंगे। मिसाल के तौर पे मुझे बचपन से एक सेंसिटिविटी थी मेरे अंदर जिसने कि फ़ायदा पहुंचाया। वो ये था कि पीपल वुड मेक फन ऑफ ईच अदर। मैं अगर गिर गया हूँ तो मेरा मजाक उड़ जाएगा, ये हो। बट आई कुड नेवर डेवलप दी, पता नहीं क्यों एक खौफ रहता था मुझे कि अगर किसी के गिरने पे मैं हंसूंगा तो फिर मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आई मीन, हाउ कैन आई फील बैड व्हेन समबडी इज लाफिंग एट मी? आई फेल्ट बैड। तो मुझे कभी भी, यानी किसी भी मौके पे, कोई भी हो, पसंदीदा हो ना पसंदीदा हो, अनलेस से कोई सीन ऐसा बन जाए कि इंस्टिंक्टिवली हंसी आ जाए, मैं किसी के गिरने पे कभी हंस नहीं सका। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। यानी मुझे जब भी व्हेन वी आर, जब हम खेल रहे होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना इलेटेड फील करूं कि बस वो, यानी मुझे एकदम ये ख्याल आता है कि यार ये जो एक एक वाकया हुआ है, इसमें दूसरे की फीलिंग को भी समझना चाहिए। यानी दे फेल्ट रियली बैड। ये वाला एस्पेक्ट जो सर है ये सॉरी फॉर इंटरप्शन सर के, थैंक यू वेरी मच कि ये मैं सोचना शुरू हो गया था कि शायद मैं ओवर सेंसिटिव हूँ
सेंसिटिव नहीं हूँ, नहीं क्योंकि लोग भी इसकी तवज्जो दिलाना शुरू करते हैं, अरे आप तो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, सो ऑन। तो गिल्ट पैदा हो गया था कि मैं शायद गलत हो गया हूँ। नहीं नहीं तो बहुत नहीं शुक्रिया आपकी ये की ऐसा नहीं है। आप ये वो जब एक आदमी ये कहते हैं ना कि आप ओवर सेंसिटिव हैं अच्छाई के मामले में, मतलब आप ओवर सेंसिटिव हैं मिसाल के तौर पे अपना फ्यूचर की अयाशी और लग्जरीज और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, यू आर ओवर सेंसिटिव बिकॉज यू डोंट इवन नो वेदर दे विल हैव अ फ्यूचर और नॉट। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दैट? ये जो चीज़ है इसमें तो मैं सर्टेन हूँ कि यहाँ ये मेरे काम की है, ये मेरे फ्यूचर को बिल्ड करेगी। ओवर सेंसिटिविटी तो इस चीज़ के बारे में होगी ना कि जिधर आप कहेंगे कि ये इस जगह तक होनी चाहिए सेंसिटिविटी। नहीं नहीं, जितनी है उसको यूटिलाइज करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। जी सर, टाइम हमारा खत्म हो गया है और अभी ठीक एक ठीक। हाथ है रेज्ड सलमा का। तो मेरा ख्याल है अभी रोक देते हैं। अगर नोट कर लीजिएगा प्लीज़, आप नेक्स्ट सेशन के लिए आप पिछली दफ़ा तो यू हैड टू लीव फॉर अमेरिका, तो इस दफ़ा तो उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम होंगी, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा उन्हें। हाँ जी, इंशाल्लाह तो जी, सलमा से मैं शुरू बता कर लेंगे जी। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। खुदा हाफिज़।